हाँ जी प्यारे बच्चों, नमस्कार। तो आज की इस वीडियो में हम कक्षा 8 के जो वसंत बुक है ना, जिसके दूसरे अध्याय का नाम है बस की यात्रा। तो उस अध्याय के अभ्यास के जितने भी प्रश्न है ना, उन सभी का उत्तर बताने वाले हैं, ठीक ना। जब आप लोग बसंत बुक को ओपन करेंगे, हिंदी का बुक है यह, ठीक ना, और इसके दूसरे अध्याय को जैसे ही स्क्रॉल करेंगे, पेज को पलटेंगे और नीचे जाकर देखेंगे यहाँ पे, तो आपको अभ्यास में कुछ प्रश्न दिखाई देंगे, ठीक ना। जैसे कारण बताएं, इसके अलावे पाठ से आगे, मन बहलाना और भाषा की बात यानी व्याकरण से भी प्रश्न दिए गए हैं, ठीक ना। यानी इस चैप्टर के अभ्यास को 4 भागों में बांटकर प्रश्न दिए गए हैं और इन चारों भागों में जितने भी प्रश्न है ना, उन सभी का उत्तर आपको हम इसी एक वीडियो में बता देंगे, ठीक ना। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, तब जाकर आप एक एक प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ पाएंगे, ठीक ना। और इस चैप्टर को एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा, बहुत ही मजेदार ये चैप्टर है, ठीक ना। तो एक बार जरूर आप लोग पढ़ लीजिएगा। चलिए हम लोग क्या करते हैं, पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए पहला प्रश्न में आपसे क्या पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए। कारण बताएं में आपसे पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा क्यों जग गई, ठीक ना। तो इसका उत्तर में आप लोग क्या लिखिएगा, इसके आंसर में आप लोग प्यारे बच्चों लिखिएगा कि बस कंपनी के हिस्सेदार साहब टायर की खराब हालत से परिचित थे, ठीक ना। परिचित होने के बावजूद और अपनी जान जोखिम में डालकर बस को चलाने का साहस कर रहा था। बस वृद्ध होने के बावजूद उसकी तारीफ कर रहा था। आत्म बलिदान की ऐसी भावना देखकर लेखक हैरान रह गया और इसलिए लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा जग गई, ठीक ना। देखिए इस जब आप चैप्टर को पढ़ेंगे ना, तो बहुत मजा आएगा। देखिए इसमें क्या होता है कि एक बस बहुत ही खटिंजर होती है, जो चलने लायक नहीं होती है, बहुत चीजें उसमें टूटी फूटी होती है। उसके बावजूद भी उसके हिस्सेदार जो थे, यानी 2-3 मालिक होंगे, उसमें से एक मालिक जो थे ना, वो बोलते हैं कि बस तो बहुत अच्छी है, बहुत उसकी बड़ाई करते हैं और उसको चलाते हैं। और जब जानते हैं कि इसकी टायर, सारे चीज, स्टीयरिंग तक सब चीज इसके खराब है, इसके बावजूद भी वो हिस्सेदार साहब इसकी बड़ाई करते हुए बस को चलवाते हैं, ठीक ना। तो इसका आंसर आप लोग ऐसे कर लीजिएगा, ठीक ना। बाकी चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे आपसे क्या पूछा जा रहा है, दूसरा प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है, दूसरा प्रश्न पे ध्यान दीजिए। पूछा जा रहा है कि लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफर नहीं करते हैं। लोगों ने यह सलाह क्यों दी, ठीक ना। तो इसके आंसर में आप लोग लिखिएगा, क्योंकि बस इतनी खटिंजर थी ना कि दिन में चलाने में बहुत मुश्किल था, तो रात में तो और भी दिक्कत होगा, लाइट का प्रॉब्लम। अगर रात को कहीं बस खराब हो जाए रास्ते में, किसी जंगल में, तब क्या होगा। तो इसीलिए लोग सलाह देते थे कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफर नहीं करते हैं, ठीक ना। तो इसके आंसर में पूरा डिटेल से आप लोग कैसे लिखिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए। लिखिएगा कि लेखक के अनुसार बस डाकिनी की तरह थी। बस की हालात बहुत खराब थी और यह कब और कहां रुक जाए कोई भरोसा नहीं था। कभी भी ब्रेक फेल, कभी भी स्टीयरिंग टूट सकता था और रात जंगल में बितानी पड़ सकती थी, क्योंकि वो जो सड़क थी वो जंगल से होकर गुजरती थी। और बताइए जंगल में ही अगर बस खराब हो जाए, उसका ब्रेक फेल हो जाए, स्टीयरिंग टूट जाए, तो क्या होगा, वहां पे हम लोग को रात जंगल में ही गुजारनी पड़ सकती थी। इसीलिए लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफर नहीं करते, ठीक ना। तो इस प्रकार से इसका आंसर कर दीजिएगा। बाकी चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न आप अपने बुक में देखेंगे, तीसरा प्रश्न में पूछा जा रहा है कि ऐसा जैसे सारी बस इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं, लेखक को ऐसा क्यों लगा, ठीक ना। तो इसके आंसर में लिखिएगा, क्योंकि देखिए जब बस स्टार्ट होती है तो एकदम डग 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 करके पूरा बस ही हिल रहा था। इसलिए लेखक बोलते हैं कि ऐसा लग रहा है कि जैसे हम लोग कहाँ पे बैठे हैं, इंजन में बैठे हैं, ठीक ना।
तो इसके लिए इसके आंसर में पूरा डिटेल से आप लोग कैसे लिखिएगा, लिखिएगा ऐसा जैसे साड़ी बस इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। लेखक को ऐसा लगा क्योंकि जब बस स्टार्ट हुई तो सारी बस थरथराने लगी। थरथराने में मतलब डग 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 जो आवाज नहीं होता है, आप लोग जरूर बस के स्टार्टिंग में सुने होंगे, तो वैसे होने लगा और सारी बॉडीज उसकी हिलने लगी, यहां तक कि सीट पे बैठे लोग भी हिलने लगे और सीट भी हिलने लगा। ठीक ठीक ना। तो इंजन के स्टार्ट होने से बस के सारे यात्री इंजन के पुर्जों की तरह हिलने लगे। जैसे इंजन के सारे पुर्जे हिलते हैं जब गाड़ी स्टार्ट होती है, ठीक उसी प्रकार से बस के सारे यात्री भी क्या होने लगे थे, हिलने लगे थे। ठीक ना। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर कर लीजिएगा। बाकी चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए चौथा प्रश्न में आपसे क्या पूछा जा रहा है कि गजब हो गया, ऐसा बस अपने आप चलती है। फिर से एक बार प्रश्न को, गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। लेखक को यह सुनकर हैरानी क्यों हुई। देखिए इसके आंसर में आप लोग लिखिए, क्योंकि देखिए जो बस थी ना इतनी खराब स्थिति में थी कि लेखक बोलते हैं, जब आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि लेखक बोलते हैं कि पता नहीं ये बस चलती भी होगी या नहीं। तो वही बात जब हिस्सेदार ने सुनते हैं ना, जो मालिक होता है बस का सुनता है तो बोलता है कि ऐसे आप मत बोलिए, ये बस अपने आप चलती है। ठीक ना, ये बात बोलते हैं। उसकी बड़ाई में बोलता है जो हिस्सेदार साहब थे, यानी जो उसके मालिक थे, उसके बड़ाई करते हैं बस की कि ये तो अपने आप चलती है। ठीक ना। इसके उत्तर में आप लोग क्या लिखिएगा, उत्तर में लिखिएगा कि बस की हालत बहुत खराब थी, उसे देखने से लग नहीं रहा था कि बस चलती भी है। जब बस के हिस्सेदार ने यह कहा कि यह चलेगी ही नहीं, अपने आप चलेगी, तो लेखक का यह सुनकर हैरान होना स्वाभाविक था। ठीक ना। ऐसी स्थिति में थी कि लग रहा है कि बस चलेगी नहीं, जबकि हिस्सेदार साहब बोल रहे हैं कि अपने आप चलेगी। ठीक ना। बाकी चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पांचवा प्रश्न में देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है। पांचवा प्रश्न को पढ़िए। पांचवा प्रश्न में लिखा है कि मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। लेखक पेड़ों को दुश्मन क्यों समझ रहा था, आप इसको बताइए। तो देखिए जो बस में बैठा था ना, वो बस का उसको ऐसा लग रहा था ना कि बस का कब ब्रेक फेल हो जाए और जाके किसी पेड़ में टकरा जाए, इसीलिए वो हमेशा सोचता था कि कौन सा पेड़ जो है वो मेरा दुश्मन हो जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं, कौन मेरा जान ले ले कौन सा पेड़, इसलिए वो लेखक ऐसा सोचता था। ठीक ना। तो इसके उत्तर में आप लोग लिखिएगा, इसके उत्तर में क्या लिखिएगा, लिखिएगा कि लेखक हर पेड़ को अपना दुश्मन इसलिए समझ रहा था क्योंकि बस की हालत बहुत खराब थी। बस की ब्रेक कभी भी फेल हो सकती थी और स्टीयरिंग कभी भी टूट सकता था, जिसकी वजह से बस पेड़ से टकरा सकती थी। ठीक ना। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर कर लीजिएगा। बाकी चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए अब अगला भाग में चलेंगे हम लोग पाठ से आगे। ठीक ना। 4 भाग में इस अभ्यास को बांटा गया है ना, तो अब हम लोग आगे पार्ट से आगे वाले में। ठीक ना। ये पेज नंबर आपको कितने पे दिख जाएगा, 13 नंबर पेज पे दिखेगा। ठीक ना। 13 नंबर पेज अपनी बुक को ओपन करेंगे तो ये प्रश्न आपको दिख जाएगा। ठीक ना। देखिए प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन किसके नेतृत्व में, किस उद्देश्य से तथा कब हुआ था, इतिहास की उपलब्ध पुस्तकों के आधार पर लिखिए। ठीक ना। तो इसके आंसर में आप लोग प्यारे बच्चों लिखिएगा कि 1930 में महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन किया गया था। यह आंदोलन ब्रिटिश सरकार के असहयोग करने तथा आजादी प्राप्त करने के लिए किया गया था। जब हम लोग के देश पे अंग्रेज की राज थी तो उस टाइम ये आंदोलन किया गया था और गांधी जी ने किया था। और कब किया था, तो 1930 में किया था। ठीक ना। बाकी चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है, तो दूसरे प्रश्न में ध्यान दीजिए। दूसरा प्रश्न में पूछा जा रहा है कि सविनय अवज्ञा का उपयोग व्यंग्यकार ने किस रूप में किया है, लिखिए। ठीक ना। देखिए व्यंग्यकार मतलब क्या होता है, तो व्यंग, ये जो चैप्टर है ना, ये क्या है, यह एक व्यंग है। ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर क्या है, तो यह एक व्यंग है।
तो ये जो व्यंग्यकार है, मतलब इस चैप्टर के लेखक जो है, वह सविनय अवज्ञा आंदोलन का उपयोग इस व्यंग में किस रूप में किया है आपको लिखना है, ठीक ना। तो चलिए इसको लिख देते हैं। तो देखिए इसमें आप लोग क्या लिखिएगा, लिखिएगा कि व्यंग्यकार ने बस के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रयोग किया है। सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया है। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी ने आजादी प्राप्त करने के लिए किया था। बस भी अपने मालिक से विनय पूर्वक पूर्ण आजादी प्राप्त करने की इच्छा रखती है, ठीक ना, क्योंकि बस बहुत बूढ़ी हो चुकी है, बहुत पुरानी हो चुकी है, लेकिन उसका मालिक छोड़ नहीं रहा है उससे, उसे वैसे ही दौड़ा रहा है। तो बॉस भी क्या चाह रहा है कि हमें आजादी मिल जाए इस मालिक से, ठीक ना। तो इस प्रकार से उसका यूज किया गया है, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। बाकी चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं इसके तीसरे प्रश्न की तरफ, ठीक ना। देखिए तीसरा प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि आप अपनी किसी यात्रा के खट्टे मीठे अनुभवों को याद करते हुए एक लेख लिखिए, ठीक ना। तो देखिए आप लोग कैसे लिखिएगा, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए। यहाँ पे आप लोग लिखिएगा कि मेरी सबसे यादगार यात्रा अपने परिवार के साथ एक पहाड़ी स्थान की थी। इस यात्रा की शुरुआत बड़े उत्सव के साथ हुई। सुबह सुबह हम सभी तैयार होकर निकल पड़े। रास्ते में सुंदर प्राकृतिक दृश्य, हरे भरे पेड़ और ठंडी हवा ने यात्रा को आनंददायक बना दिया। हम हंसी मजाक करते हुए आगे बढ़ते रहे, ठीक ना। और उसके बाद अगले पैराग्राफ में लिखिएगा कि यात्रा के दौरान एक छोटी सी परेशानी भी आई। रास्ते में हमारी गाड़ी कुछ समय के लिए खराब हो गई। पहले तो हम सभी थोड़े चिंतित हुए, लेकिन थोड़ी देर बाद गाड़ी ठीक हो गई और हम फिर अपनी मंजिल की ओर चल पड़े। इससे हमें धैर्य और एक दूसरे का साथ निभाने का महत्व समझ में आया, ठीक ना। इतना लिखने के बाद थोड़ा सा और लिख लीजिएगा, थोड़ा सा और इसको लिख लीजिएगा। क्या लिखिएगा कि मंजिल पर पहुंचकर हमने सुंदर स्थानों का भ्रमण किया, स्वादिष्ट भोजन किया और प्राकृतिक की सुंदरता का भरपूर आनंद लिया। यह यात्रा मेरे लिए बहुत सुखद और यादगार रही। इस यात्रा से मुझे यह सीख मिली कि जीवन में कठिनाइयां आती है, लेकिन धैर्य और सकारात्मक सोच के साथ उनका सामना किया जा सकता है, ठीक ना। तो इस प्रकार से आप इस पूरे को लिख लेंगे। एक बार फिर से हम आपको दिखा दें। देखिए क्वेश्चन ये था, आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि आप अपनी किसी यात्रा के खट्टे मीठे, मतलब उसके साथ किसी यात्रा में आपके साथ अच्छा हुआ उसे खट्टे, और मीठे मतलब किसी यात्रा में आपके साथ जो अच्छा हुआ उसे मीठे, और जो आपके साथ खराब हुआ खट्टे, यानी खट्टे मीठे अनुभवों को याद करते हुए लिखना था। तो हमने इसको इस प्रकार से लिखा कि मेरे साथ ये चीजें हुई, कुछ अच्छे काम हुए, कुछ बुरे काम भी हुए, ठीक ना। तो आप इतना का स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले, ठीक ना। उसके बाद इसको लिख लीजिए और उसके बाद इसको लिख लीजिए, ठीक ना। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए मन बहलाना जो अगला भाग है, इसमें भी आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, ठीक ना। इस भाग में भी आपसे एक प्रश्न पूछा जा रहा है कि अनुमान कीजिए कि यदि बस जीवित प्राणी होती, बोल सकती, तो वह अपनी बुरी हालत और भारी बोझ के कष्ट को किन शब्दों में व्यक्त करती, लिखिए, ठीक ना। तो इसके आंसर में आप लोग कैसे लिखिएगा, चलिए हम यहाँ पे दिखा देते हैं। आप लोग को बिल्कुल ऐसे ही लिखना है। क्या लिखना है कि यदि बस जीवित प्राणी होती और बोल सकती, तो वह शायद कहती, मैं हर दिन सड़कों पे दौड़ती हूँ, लेकिन मुझे कोई आराम नहीं मिलता। लोग मुझ पर भारी सामान लादते हैं, जिससे मेरी बोझ और बढ़ जाता है। कभी कभी मेरे पहिए फिसलते हैं और मैं रुक जाती हूँ, लेकिन फिर भी कोई मुझे बिना थके आगे बढ़ाना
होता है, सॉरी, लेकिन फिर भी मुझे बिना थके आगे बढ़ना होता है। मुझे कई तरह के लोगों का सामना करना पड़ता है, जिनमें कुछ मेरे प्रति संवेदनशील होते हैं, जबकि अन्य मुझे केवल अपने काम के लिए इस्तेमाल करते हैं। मैं चाहती हूं कि लोग मेरी इस मेहनत की कदर करें और मुझे थोड़ा आराम दे। मैं चाहती हूं कि मेरी यात्रा में खुशी हो। मेरी मैं चाहती हूं कि मेरी यात्रा में खुशी हो, न कि केवल जिम्मेदारी। यदि मैं थक जाऊं तो मुझे भी विश्राम की जरूरत होती है। ठीक ना। अगर बस एक सजीव होता जो बोल पाता तो ये बात जरूर बोलता। ठीक ना। तो आप लोग इतना लिख लीजिएगा ना, पहले आप लोग इतना लिखेंगे, फिर आप लोग इतना लिख लेंगे। ठीक ना। बाकी चलिए हम लोग आगे चलते हैं व्याकरण की तरफ। ठीक ना। भाषा की बात से आपसे क्या पूछा जा रहा है, यानी व्याकरण से आप यहाँ पे प्रश्न दिए गए हैं। देखिए क्या दिया गया है कि वस वस बस तीन शब्द हैं। ठीक ना। ये तीनों शब्द पे ध्यान दीजिए, बस, वस और बस। इनमें बस सवारी के अर्थ में है। ये जो पहला बस है वो सवारी के अर्थ में है। किसी भी आप लोग जरूर देखे होंगे, बस नहीं देखे होंगे जिसपे आप चढ़ के यात्रा करते हैं, तो उसी की बात हो रही है। पहला जो बस है वो सवारी के अर्थ में है, और बस जो अधीनता के अर्थ में है, कि कोई चीज नहीं बोलते कि ये मेरे बस में है, या फिर ये काम मेरे बस की नहीं है, ऐसे हम लोग बोलते हैं। तो ये क्या है, ये दूसरा वाला जो बस है वो क्या है, अधीनता के अर्थ में है। और बस जो तीसरा बस है वो पर्याप्त के यानी काफी के अर्थ में है। जैसे कोई आपको चावल देता है तो ज्यादा देते हैं, तो आप लोग क्या बोलते हैं, बस 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 रहने दीजिए, बहुत हो गया, मतलब काफी हो गया यानी पर्याप्त हो गया, ज्यादा के लिए हम लोग बस बस बोलते हैं। ठीक ना। अर्थ में प्रयुक्त होता है, जैसे यहाँ पे उदाहरण भी दिया गया है कि बस से चलना होगा। ठीक ना। कहीं आपको जाना होगा तो बस से चलना होगा। मेरे बस में नहीं है, कोई काम आपके बस में नहीं है तो आप लोग इस वाले बस का यूज करते हैं। ठीक ना। अब बस करो मतलब कुछ कोई चीज आपको दे रहा है, या फिर कोई मतलब कोई प्रॉब्लम है, तो आप लोग ने अब बस करो, अब हम इससे ज्यादा सहन नहीं कर सकते हैं। ठीक ना, पर्याप्त हो गया। या फिर कोई आपको दाल दे रहा है तो आप बोले बस उसको रहने दीजिए, अब ऐसे बोलते होंगे। ठीक ना। तो ये तीनों शब्द का आप लोग ऐसे यूज करते हैं। प्रयुक्त वाक्यों के समान वस और बस शब्द से दो दो वाक्य बनाइए। ठीक ना। अब इन शब्दों से आपको क्या करना है कि दो दो वाक्य बनाना है। तो चलिए इसका आंसर हम कर देते हैं। देखिए वस लिखेंगे और इससे हम दो वाक्य बना लेते हैं कि अपने मन को वश में रखो, एक वाक्य बन गया। दूसरा देखिए, यह काम मेरे वश की नहीं है, ये दूसरा वाक्य हो गया। ठीक ना। ये पहला वाक्य, दूसरा वाक्य। अब देखिए बस, ये जो बस है इससे हम क्या करते हैं, दो वाक्य बनाते हैं। ठीक ना। तो गांव से शहर तक बस चलती है। ठीक ना। तो ये बस हो गया, जो यात्रा के लिए हम लोग यूज करते हैं, जिसपे चढ़ कर हम लोग यात्रा करते हैं, वो बस हो गया। ठीक ना। और देखिए अब बस मतलब पर्याप्त के लिए हम लोग यूज करेंगे कि बस अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मतलब ये पर्याप्त हो गया, अब कुछ नहीं चाहिए, बस और खाना ले लीजिए, नहीं 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 बस बस हो गया, पर्याप्त है मेरे लिए, ऐसे बोलते हैं ना। यह काम बस 5 मिनट के में हो जाएगा। ठीक ना। अगर एक और लिखना चाहते हैं तो ये भी लिख सकते हैं बस के लिए, यात्रा वाला बस के लिए, कि हम रोज या फिर हम बस से स्कूल जाते हैं, ये भी लिख सकते हैं। बाकी ये तीन सही है, दो दो ही बोला था तो दो ये तो हो गया ना बस के लिए, और इस बस के लिए हमने यहाँ पे तीन लिख दिया है। इसमें से आप दो जो चाहे उसको लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपको पेज नंबर कितना पे दिखेगा, 14 पे ही दिखेगा। आप अपने बुक के 14 नंबर पेज को ओपन करेंगे तो ये दूसरा प्रश्न आपको दिख रहा होगा। ठीक ना। देखिए दूसरे प्रश्न में आपसे पूछा क्या जा रहा है, यहाँ पे ध्यान दीजिए। दूसरा प्रश्न में पूछा जा रहा है कि हम 5 मित्रों ने तय किए कि शाम 4 बजे की बस से चले। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है। ऊपर दिए गए वाक्यों में ने, की, से आदि वाक्य के दो शब्द के बीच संबंध स्थापित कर रहे हैं। ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं, तो कारक कहते हैं। इसी तरह के दो वाक्य को एक साथ जोड़ने के लिए की का प्रयोग होता है। कहानी में से दोनों प्रकार के चार चार
वाक्य को चुनिए। ठीक ना, तो आप लोग इसके आंसर में क्या लिखिएगा? तो सबसे पहले देखिए, जिस वाक्य में ने का प्रयोग हो, की का प्रयोग हो या फिर से का प्रयोग हो उसको लिख लेना है। ये सभी क्या है? कारक हैं। और उसके बाद जिस वाक्य में इन की के द्वारा दो वाक्य जुड़े हो उसको भी लिख लीजिएगा। चलिए हम आपको दिखाते हैं, समझाते हैं, आपको बहुत ही आसान भी लगने लगेगा। ठीक ना, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? कारक के लिए ने, की और से आदि से मतलब बनने वाले चार वाक्य को लिखेंगे। तो जैसे देखिए यहाँ पे हमने लिखा है पहला कि हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। यहाँ पे से आया ना, इसलिए हमने इसको लिखा, एक कारक हो गया। ठीक ना, उसके बाद देखिए, नई नवेली बसों से ज्यादा विश्वसनीय है। यहाँ पे फिर से आया तो इसलिए ये वाक्य हो जाएगा इसका आंसर। हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चले। ठीक ना, इसी प्रकार से देखिए चौथा है कि पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है। तो यहाँ पे से आया। तो इस प्रकार से आपने पहला का आंसर किया। उसके बाद देखिए अब था ना कि दो वाक्य की के माध्यम से जुड़ा हो, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, देखेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे क्या देखेंगे कि की से जुड़े दो वाक्यों वाले 4 वाक्य। तो देखिए यहाँ पे की शब्द आपको दिख रहा है, इसके इधर एक अलग वाक्य, इसके इधर एक अलग वाक्य। हमें लग रहा था हमारी सीट के नीचे इंजन है, और इन दोनों को क्या कर दिया गया है? की शब्द से क्या किया गया? इन दोनों को जोड़ा गया है। हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है। इसी प्रकार से यहाँ पे ध्यान देंगे तो ये भी की से, ये एक वाक्य हो गया कि सबको विश्वास था हम समय पर पहुंच जाएंगे। ये दो वाक्य था ना, 1 और 2, इनको की से जोड़ दिया गया। जो भी पेड़ आता डर लगता बस इससे टकराएगी, की से जोड़ दिया गया इसको। ठीक ना, हम 5 मित्रों ने तय किया शाम 4 बजे की बस से चले। यहाँ पे की से इसको जोड़ दिया गया। ठीक ना, इस प्रकार से 4 जो यहाँ पे वाक्य बनाने थे वो आपने बना लिया। बाकी चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पे ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए, चांदनी में रास्ता टकटोड़ कर हम चांदनी में रास्ता टकटोड़ कर वह रेंग रही थी। ठीक ना, दिए गए वाक्यों में आई सड़कना, यहाँ पे आया था ना सड़कना, और रेंगना जैसी क्रियाएं 2 प्रकार की गतियां दर्शाती है। ऐसे कुछ और क्रियाएं एकत्र कीजिए जो गति के लिए प्रयुक्त होती है, जैसे घूमना इत्यादि। उन्हें वाक्य में प्रयुक्त कीजिए। तो देखिए इसके लिए आप लोग आंसर में लिखिएगा। जैसे आपको गति के 2-3-4 शब्द लिखने, जैसे एक घूमना यहाँ पे है तो इससे क्या करना है ना, यहाँ पे आपको घूमना दिख रहा है ना, तो इससे एक वाक्य बना लेना है। ठीक ना, तो चलिए हम करके आपको दिखा देते हैं। सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दीजिए, हमने क्या किया? घूमना ही लिया। पहला आप उदाहरण में दिया था उसी को लिया और इससे वाक्य बनाएंगे, बच्चे पार्क में घूम रहे हैं। वैसे ही दौड़ना एक क्या हो जाएगा? गति का ही शब्द हुआ। ठीक ना, तो यहाँ पे लिखेंगे कि खिलाड़ी तेज दौड़ रहा है। उसके बाद भागना हुआ, बिल्ली कुत्ते को देखकर भाग गई। ठीक ना, उसके बाद उड़ना हुआ, पक्षी खुले आकाश में उड़ रहे हैं। तैरना हुआ, मछली पानी में तैर रही है। चढ़ना तो लड़का सीढ़ी पर चढ़ रहा है। उतरना, यात्री बस से उतर गए। उसी प्रकार से कूदना तो बंदर एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे कूद गया। ठीक ना, तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा। ठीक ना, बाकी चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न को देखिए, चौथा में आपसे क्या पूछा जा रहा है, ध्यान से समझिए। प्रश्न को पूछा जा रहा है कि कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था। इस वाक्य में बच शब्द 2 तरह से प्रयुक्त किया गया है। एक शेष मतलब कांच बहुत कम बचे थे, मतलब थोड़ा सा बचा था। ठीक ना, अर्थ में, और दूसरा जो था सुरक्षा के अर्थ में। और जो कांच बचे थे ना उससे हम लोग को बच के रहना था कि ताकि हमको घाव ना लग जाए। तो यहाँ पे क्या था, एक सुरक्षा के लिए यूज हुआ है और एक शेष मतलब बचा हुआ के लिए यूज हुआ है। ठीक ना, तो नीचे दिए गए शब्दों को वाक्य में प्रयोग करके देखिए। ध्यान रहे एक ही शब्द वाक्य में 2 बार
आना चाहिए और शब्दों के अर्थ में कुछ बदलाव होना चाहिए, ठीक ना। जैसे जल और हार, इन दो शब्दों के यूज से ठीक ऐसे ही वाक्य आपको बनाने हैं। जैसे आपको यहां से लेकर यहां तक वाक्य दिख रहा है ना, यहाँ पे देखिए दो बार यहाँ पे बच आया है, ठीक ना, दो बार यहाँ पे बच आया है, लेकिन दोनों का अर्थ अलग है, ठीक ना। तो चलिए उसी प्रकार से हम क्या करते हैं, उसी प्रकार से इन दो शब्दों से वाक्य बनाते हैं। ये वाक्य में क्या हो, दो बार आए लेकिन इनका अर्थ अलग अलग हो, ठीक ना। तो जैसे हमने जल को लिया, ठीक ना, और जल को लेकर हमने वाक्य बनाया कि लकड़ी जल से भीगी हुई थी इसीलिए जल नहीं सकी। यहां पे अगर आप ध्यान देंगे तो दो बार जल आया है, एक यहां पर और एक यहां पर, दो बार आपको जल दिखा ना, दो बार प्यारे बच्चों यहाँ पे जल दिखा, लेकिन पहली बार जो जल है वो पानी के लिए यूज हुआ है और दूसरी बार जो जल है वो जलने के लिए यूज हुआ है, यानी आग पकड़ने के लिए यूज हुआ है। और प्रश्न में यही बात पूछा था कि वो वाक्य में आए, लेकिन दो बार तो आए लेकिन दोनों सेम अर्थ न दे, दोनों में अलग अलग अर्थ हो, तो इस प्रकार से इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक ना। उसी प्रकार से एक और था हार के लिए, तो इसमें आप लोग क्या लिखिएगा कि हार मिलने पर उसने फूलों का हार उतार दिया। पहला बार जो हार आया है वो पराजय के लिए आया है, यहाँ पे देखिए हार मिलने पर मतलब पराजय हुआ, और दूसरी बार जो हार आया है वो माला के लिए आया है कि फूलों का उसने हार उतार दिया, यानी माला उतार दिया, ठीक ना। तो इस प्रकार से इसका आंसर कर लीजिएगा। अगर दोनों को देखना चाहे तो एक बार इसको देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी इसको देखना चाहे तो इसको देखकर भी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक ना। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं, पांचवें प्रश्न पे ध्यान दीजिए। देखिए पांचवा प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि बोलचाल में प्रचलित अंग्रेजी शब्द फर्स्ट क्लास में दो शब्द हैं, फर्स्ट और क्लास। यहाँ क्लास का विशेषण है, यहां क्लास का विशेषण है फर्स्ट, चूंकि फर्स्ट संख्या है, ठीक ना। फर्स्ट क्लास संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है। फर्स्ट क्लास जो है पूरा वह क्या है, तो वह संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है। महान आदमी में किसी आदमी की विशेषता है महान, यह गुणवाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण और गुणवाचक विशेषण के दो दो उदाहरण को खोजकर लिखिए। देखिए दोनों का एक एक उदाहरण यहाँ पे दिया गया है। अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा तो फर्स्ट क्लास ये क्या है, संख्यावाचक विशेषण है, ठीक ना। और अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान देंगे महान आदमी, ये क्या है, ये गुणवाचक विशेषण है, ठीक ना। अब आपको क्या करना है कि संख्यावाचक और गुणवाचक के दो दो उदाहरण को खोज कर लिखना है, ठीक ना। तो देखिए आप लोग कैसे लिखेंगे दो दो उदाहरण, यहाँ पे ध्यान दीजिए, हम लिख कर लाए आपको समझा देते हैं, ठीक ना। यहाँ पे उत्तर में लिखेंगे इसकी संख्यावाचक विशेषण के उदाहरण, जैसे दो मित्र, मित्र तो है लेकिन दो, तो दो यहाँ पे क्या है, ये संख्यावाचक विशेषण हो गया, ठीक है, ठीक ना। इतना बात आपको समझ में आए। जैसे पुस्तक, पांच पुस्तक, पुस्तक कितना, तो पांच, तो ये क्या हो गया, संख्यावाचक विशेषण हो गया, ठीक ना। उसी प्रकार से गुणवाचक विशेषण के उदाहरण हो जाएंगे फूल, सुंदर फूल, ठीक ना। तो सुंदर यहाँ पे क्या हो गया, विशेषण हो गया, ठीक ना। व्यक्ति, तो ईमानदार व्यक्ति, व्यक्ति हो लेकिन ईमानदार होते, टोटल कितना, ये टोटल क्या हो गए, तो गुणवाचक विशेषण हो गए, ठीक ना। तो इस प्रकार से आप इसके आंसर में यहां से लेकर यहां तक लिख सकते हैं, ठीक ना। बाकी चलिए हम लोग आगे चलते हैं, अपने बुक के तरफ चलते हैं, ठीक ना। बुक पे ध्यान दीजिए। देखिए तो कारण बताए में कितने प्रश्न थे, आप लोग बताएंगे। कारण बताए में आपको 5 प्रश्न दिख रहे थे, इन 5 प्रश्नों के उत्तर हमने बताया। पाठ से आगे में 3 प्रश्न थे, इनका उत्तर हमने बताया। मन बहलाना में 1 प्रश्न था, इसका उत्तर हमने बताया। भाषा की बात यानी व्याकरण में 5 प्रश्न थे, इनका भी उत्तर हमने बताया। उसके बाद आप लोग आगे देखेंगे तो यहाँ पे शब्दार्थ है। जब आप चैप्टर को पढ़ेंगे तो ये सारे शब्द जो कठिन कठिन शब्द आपको दिख रहे हैं, इसका अर्थ भी यहाँ पे दिया गया है, तो इसको आप लोग याद भी कर सकते हैं, समझ भी सकते हैं, ठीक ना। बाकी इसके बाद अगला चैप्टर है, अगला चैप्टर का नाम क्या है, दीवानों की हस्ती। इस चैप्टर को हम लोग अगले वीडियो में क्या करेंगे कि इसके आंसर को हम आपको बता देंगे, ठीक ना। बाकी ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करके ही जाएंगे, इसके लिए आपको 1 रुपए भी नहीं देना होता है। और वीडियो अच्छा लगा हो
तो हमने आपको बताया कि लाइक जरूर कर दीजिएगा, और कोई डाउट हो तो आप लोग क्या कर सकते हैं, कमेंट करके पूछ भी सकते हैं, ठीक ना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।